आप कितने भी सवाल पूछें वो हमेशा आपको जवाब देंगे, बल्कि बहुत शानदार जवाब देंगे। इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात बड़ी साफ है, इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। या तो आप इनको पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, लेकिन इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और एक छोटे से इलाके में पूरे भारत में धीरे धीरे कर कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पांव किस तरीके से जमाए जाते हैं, शायद इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मेरे साथ हैं ओवैसी साहब, स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कठिन दौर रहा ये सबके लिए, पर्सनली, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर। इस कोरोना काल की खासकर ये जो सेकेंड वेव आई, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? आप जो आपने देखा, जो आपने सीखा, अगर वो आप हमें बताना पाएँ। मेरी जानकारी में जितने मैं लोगों को जानता हूँ, या मेरे दोस्त जानते हैं, या मेरे पार्टी के लोग जानते हैं, वो ज़िम्मेदारी के साथ ये कहते हैं, और मैं भी कह सकता हूँ कि जिसको हम जानते हैं किसी के घर में मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो ये बहुत कठिन वक्त, बहुत बुरा वक्त, इमोशनली भी, पर्सनली भी, और बड़ा ही पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग वक्त था कि लोग आपको रात में सुबह 1 बजे फ़ोन करते हैं, कभी सुबह 5 बजे कि हमको बेड दिलाइए। और कोशिश की हमने, सब लोगों ने, सबने कोशिश की, मगर हमको यही बोलना है कि काश हमारे देश के प्रधानमंत्री सेकेंड वेव के लिए अच्छी तैयारी कर लेते और कॉन्फिडेंस में ना होते। जैसा कि उन्होंने जनवरी में कह दिया कि हमने 2 जगह पर कामयाबी हासिल कर ली, एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट में और कोविड के ऊपर। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद भी दे दी। हमने वैक्सीन की प्रोडक्शन की, प्रोक्योरिंग की तैयारी नहीं की। आपकी सोच में फर्स्ट वेव हमने ठीक से मैनेज की थी, सेकंड वेव में हमसे गड़बड़ हुई? नहीं, फर्स्ट वेव तो देखिए, फर्स्ट वेव मैनेज कहाँ कर पाए। फर्स्ट वेव तो ऐसा था कि पूरी दुनिया के लिए फर्स्ट वेव था वो। मिसाल के तौर पर हमने अमेरिका को वो दवाएं दे दी मलेरिया की, बाद में WHO ने कहा कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हमने माने ट्रायल एंड एरर का मेथड था उस वक्त। इतना जल्दी हमको चाहिए था कि हम सीख लेते उससे, कुछ समझ जाते उससे। और एक्सपर्ट्स, एपिडेमोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी और उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप बताइए कि हम 150 PSA सैंक्शन करते हैं और 8 महीने में सिर्फ 15 लगते हैं। और भारत के कैपिटल में अगर बड़े बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो फिर इसके लिए तो आपको तो समझना चाहिए था ना कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर हो या टोसिलिमेज़ाब हो, या फिर अब ब्लैक फंगस की दवा है, तो ये चीज़ें तो हर कोई कह रहा था कि होगा, ये आएगा, ये चीज़ आएगी। मगर हमने भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर मैं उनको ज़िम्मेदार समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा और कॉन्फिडेंस में और गलत फ़ैसले लिए और तैयारी बिल्कुल नहीं की। और फिर वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, चाहे US हो, UK हो, जापान हो, यूरोप हो, इन लोगों ने 2020 अगस्त में ऑर्डर दिया, हमने जनवरी में दिया, 5 दिन पहले शुरू करने से पहले। उन तमाम कंट्रीज़ ने अगस्त में एडवांस पेमेंट की, हमने मार्च अप्रैल में किए। फिर हमने गलत लिबरलाइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया कि 50% स्टेट करेंगे, 50 सेंट्रल करेगी। फिर वो 50 में स्टेट में 25% प्राइवेट में जाएगा। तो ये इसका तो बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा लोगों की तकालीफ में। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लखपति करोड़पति हैं, उनको बेड नहीं मिला। तो ये देखिए ओवैसी साहब, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैच नहीं कर पाया। ये वर्ल्ड में स्टडी है इंडिया के लिए कि हम नहीं कर पाए और हम उसको कर भी नहीं पाते। हम उसको शायद प्रीएम्प्ट ज़रूर कर सकते थे, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे हाथ में था, जो हमने लूज़ आउट कर दिया, वो था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में लॉकडाउन। आपने लॉकडाउन का बड़ा विरोध किया, तो भले ही आपके ओल्ड हैदराबाद का ही मैं उदाहरण दूँ, वहाँ पर भी जो कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका उतनी तरीके से पालन हम नहीं फोर्स कर सकते। तो आपको लगता नहीं है कि लॉकडाउन, अब यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जब पूरा वैक्सीनेट हो गया तब ओपन हो रहा है, लेकिन वो लोग वैक्सीनेट करने तक तो लॉकडाउन रख ही रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन आपको करना है तो ऐसा लॉकडाउन करिए
कि जो लेबर तबका है, जो इनफॉर्मल तबका है, आप उनका अकाउंट में पैसे डालिए ना, आप नहीं डालेंगे। और सुनिए मेरी बात, ये दो डिफरेंट, नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, नहीं बिल्कुल आपकी जो बात है मैं एग्री करता हूं। एक मिनट, ये इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर मैं डेली वेजर हूं और मुझे जाकर काम करना ज़रूरी है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि लॉकडाउन, घर से मत निकलो, तो फिर क्या खाएगा वो आदमी? वो लेबर क्या करेगा? जो बिहार से निकलकर मुंबई जाता है, हैदराबाद आता है, वो क्या करेगा? वो तो निकलेगा ना रोड पर। आप हर एक के अकाउंट में डालिए पैसे रुपये, लॉकडाउन कोई बात नहीं। अच्छा, आप देखिए, आप जो बता रहे हैं नहीं, इसकी बाकायदा स्टडी है कि लोग लॉकडाउन तोड़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको अपने पेट की चिंता है, इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ कंडीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो चेन को तोड़ने के लिए तो सिर्फ एक ही उपाय, अगर वैक्सीन नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल नहीं है वो। अच्छा, आपने लॉकडाउन किया तो फिर आपने क्या तैयारी की? आपने वेंटिलेटर्स को सही किया? क्या आपने ऑक्सीजन को मुहैया किया? भाई, देश के होम मिनिस्टर अप्रैल में स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको आप डेटा दीजिए कि कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको। आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं। कोर्ट को जाकर ये सरकार कहती है ऑक्सीजन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की, और वो अप्रैल में पूछ रहे हैं लॉकडाउन का इनसे क्या करना है? लॉकडाउन करने से या तो गरीब कोविड से मर गया या भूख से मर गया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी छोटी सी 25-26 साल की पॉलिटिकल लाइफ में, मैंने इतनी गुर्बत नहीं देखी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतनी गुर्बत मैंने कभी नहीं देखी, इतनी गुर्बत कभी मैं नहीं देखी। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं। अरे भाई, तो खाएगा क्या? करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर बोलेंगे कि ये जो अभी तक जो बातचीत हुई उसमें ऐसा आपने कन्वे किया कि ये मिसमैनेजमेंट था, लेकिन इस मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदारी स्टेट की है या सेंटर की है? सेंटर की है। अप्रैल, देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि हमारे पास रोड मैप तैयार है। जनवरी में प्रधानमंत्री ने जो मैंने कहा वो कह दिया। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री का स्पीच सुनिए लोकसभा में आप, जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ था, प्रधानमंत्री की स्पीच सुनिए जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कहा था। हमने क्या तैयारी की बताइए आप? आपने तो कोई तैयारी नहीं की। तो जाहिर है ये जिम्मेदारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पर आती है। आप वैक्सीनेशन की पॉलिसी आपकी गलत, लिबरलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी आप बोलते हैं, कहाँ के लिए? अरे, अगर आप और हम टैक्स दे रहे हैं तो मेरी जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना। इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आपका काम यह कि मेरी जान बचाए। जान बचाना एक फंडामेंटल राइट है किसी भारत के सरकार का। अब मैं टैक्स किस लिए दे रहा हूं? फिर मरने के लिए टैक्स दे रहा हूं मैं। और मर भी जाऊं तो मुझे लकड़ी ना मिले जलाने के लिए, मुझे ज़मीन ना मिले दफनाने के लिए, तो मुझे पानी मिल जाए, पानी भी नहीं मिलेगा मुझे। किस लिए हम टैक्स दे रहे हैं? जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना। अगर वही आप काम नहीं करेंगे तो फिर क्या काम करेंगे बताइए? इसीलिए इसकी जिम्मेदारी देश के रूलिंग पार्टी बीजेपी पर आयद होती है। आपने अभी इस वैक्सीनेशन का जिक्र किया, आपने खुद वैक्सीन लगवाया है, आपकी फैमिली ने लगवाया है, आप लोगों से इंसिस्ट भी कर रहे हैं वैक्सीन लगवाएं, लेकिन एक सोसाइटी का सेक्शन है जो वैक्सीन से अभी भी बड़ा गुरेज कर रहा है। उसकी क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, वो लोगों की हिमाकत है, बेवकूफ़ी है, और अगर कोई हेजिटेंसी है, उनको कोई शक व शुबात हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, उनकी जान ले लेगा वो। मैं खुद सबसे पहले लिया, उसको हमने वीडियो डलाए, मैंने अपील की। आज भी हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार मिलकर लोगों से अपील करें कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम यह हो रहा है कि जब हम लोगों को भिजाते हैं सेंटर्स पर, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। तो ये चीज़ें, तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है कि वैक्सीन लेना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। सर, क्या आपको लगता है कि कोरोना एक आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है? कोरोना को लेकर जो जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, चाहे वो देश का चुनाव हो या अभी हाल फिलहाल में जो यूपी का चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है ये एक इशू बनने वाला है? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए ना। और अगर नहीं होना चाहिए या होगा? नहीं, होगा भी और होना भी चाहिए। इसलिए कि एक भारत के शहरी की, बल्कि एक इंसान की जान बचाना किसी भी सरकार की फंडामेंटल राइट है। आप तो जान ही नहीं बचा पा रहे मेरी। अब आप बताइए कि यूपी के 24 ज़िलों में डेथ जो हुई है, मौतें हुई है, 43 टाइम्स ज़्यादा हुई ऑफिशियल नंबर जो डिक्लेयर किया गया है। गंगा में लाशें बह रही हैं, यानी गंगा के किनारे लाशें निकल रही हैं।
बदतरीन नज़ारे हमने देखे कि कुत्ते उन किसी की लाश को नोच रहे हैं। अरे भाई, वो किसी का बाप था, किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का पति था। वो तो जाहिर है आप तो नाकाम साबित हुए। आपने ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं की, और रूरल एरियाज़ में अभी भी वायरस है और इतनी मौतें हुई हैं रूरल एरियाज़ में। आप और हम बात कर रहे हैं, लोग आज भी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। आप कैसे हाइड करेंगे पेंडेमिक का नाम लेकर? एकदम अपफ्रंटली यूपी का जिक्र कर दिया। यूपी में क्या है मुद्दा चुनावों में? अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर में, कोरोना, राम मंदिर, लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर वो कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर वही चीज़ हिंदू मुस्लिम, ये सेक्युलर नॉन सेक्युलर, क्या आपको लगता है? नहीं, यूपी में क्या होगा? ये तमाम इश्यूज यूपी के इलेक्शन चुनाव में रहेंगे। ये तमाम इश्यूज रहेंगे यूपी के चुनाव में, और ये तमाम इश्यूज आवाम जनता के दिल में है। कहते हैं लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ना, ये देखिए, किसकी मेमोरी शॉर्ट लिव होगी? जिसने अपने भाई को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, सही बात है। क्या वो भूल जाएगा? अगर किसी से कहूं कि भाई तुम्हारे पिताजी की मौत कब हुई, तो बोलेगा 30 साल पहले। गम ताज़ा है या कम हो गया? बोले कि गम ताज़ा रहेगा। आप बताइए कि सेकेंड वेव में 4 लाख से ज़्यादा लोग अगर मर जाते हैं और बीजेपी के पेशानी पर बल नहीं आता, तो कौन सी इंसानियत का मुजाहरा आप कर रहे हैं? कौन सी हमदर्दी का मुजाहरा आप कर रहे हैं? कौन से मेरे गम में आप शामिल हो रहे हैं? तो ये मुद्दा रहेगा यूपी में यकीनन। जहाँ तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, वो बराबर रहेगा। आपने 37% मुसलमानों को एनकाउंटर के नाम पर मार दिया। 37%। कल भी एक बच्चे की मौत हुई पुलिस कस्टडी में। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। मिस गवर्नेंस यूपी में बहुत ज़्यादा है। आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे यूपी के प्रेसिडेंट जनाब शौकत अली साहब ने ये फैसला लिया है और उन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी किया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शौकत अली साहब ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 9 पार्टियों के दल के साथ एक अलायंस जैसा बना रहे हैं। मैं उनको पूरा इख्तियार दिया हूं वो अलायंस करना चाहेंगे, किससे करना चाहेंगे, तो मैं उनको इख्तियार दिया है। देखिए, होता क्या है, लेकिन क्या ये अलायंस यूपी जैसे स्टेट में बगैर बीएसपी या बगैर समाजवादी के साथ हुए कुछ कर सकता है, या आप सरकार बनाने की नौबत में आ सकते हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी को, कम्युनिज्म को, उत्तर प्रदेश के मिस गवर्नेंस को, उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट करने को, उत्तर प्रदेश में एक भाईचारगी को पैदा करना है, दलित, मुस्लिम और जो पिछड़ा समाज है उनको सबको मजबूत करना है, तो अलायंस करिए। किसके साथ? भाई, आपका नेचुरल अलाई कौन? नहीं, देखिए, नेचुरल अलाई तो ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। हम शौकत साहब ने कहा कि हम अलायंस करने तैयार हैं। अब अलायंस किससे होता है वो तो ज़रूर आपको बताएंगे, मगर ये एक बात ये समझना है। सर, ये मेरा सवाल इसलिए मैं आपसे मुझे मुकम्मल करने दीजिए। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आप बाद में रोते हैं, आपने वोट काट दिया। अरे भाई, आप चलिए, आप करिए ना। आप वोट काट दिए, आपकी वजह से बीजेपी जीत गई, तो आज हम कह रहे हैं चलिए हराते हैं बीजेपी को। मतलब ओवैसी साहब ओपनली कह रहे हैं कि हम वोट नहीं काट रहे हैं, आप हमारे साथ अलायंस करिए, हम बीजेपी को क्या हराने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम तो वोट ना कभी काटे हैं और ना हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है। ये हम आज भी कह रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ। और जो कहता है ना, कभी डिबेट करवा लीजिए, हम आएंगे, बैठेंगे। वो कौन से स्टेट में मिसाल देते, दीजिए मिसाल, हम बताएंगे। एम्पिरिकल एविडेंस से और परसेंटेज से बता देंगे। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। क्या मैं ये समझूं कि TV9 भारतवर्ष पर ओवैसी साहब एक ओपन ऑफर दे रहे हैं बीएसपी और सपा को कि हम बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं, आप हमारे पास आइए? मैं क्यों, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने बात कही है, तो मेरे पार्टी के कि आप अलायंस के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने कहा है, हम उसकी पूरी, जाहिर है पार्टी का एक जिम्मेदार आदमी। सपा और बसपा किसी से भी देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। अलायंस बनता है या तो पॉलिटिकल प्रेफरेंस के आधार पर या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस के आधार पर। आपकी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस किसके साथ ज़्यादा मिलती है, सपा से या बसपा से या कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस को तो हमने खुदाफिज कहकर बहुत लंबा टाइम हो गया, और सवाल ही पैदा नहीं होता कांग्रेस के साथ जाने का। अब उत्तर प्रदेश के पस मंज़र में या समाजवादी है या बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी है, तो अब देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अगर आपको, मैंने आपसे पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बात की। मैं देखिए,
आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बात तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आज के माहौल में ये कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सरकार मिले जो 5 साल में जो मिस गवर्नेंस हुआ है, जो 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हुई है, गरीब परेशान हुआ है, वो दोबारा उनको वो ना मिले। वो ऑब्जेक्टिव और वही आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आगे देखिए किससे अलायंस होगा, कौन सी पार्टी हमसे करना चाहेगी नहीं करना चाहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हम तो कह रहे हैं हम तैयार हैं अलायंस के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए आप, अभी आपने जिक्र किया कम्युनलिज्म का, कौन ज़्यादा सेक्युलर है, ओवैसी साहब, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मायावती जी, बहन जी जिनको कहते हैं हम लोग, कौन ज़्यादा सेक्युलर है? ये कैसे डिफाइन होगा? अब देखिए सेकुलरिज्म 2 किस्म का है भारत में अनफॉर्चुनेटली। प्लीज़ बताइए। एक तो संविधान में सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होता है। तो जो संविधान के सेकुलरिज्म है हम उसके लिए तैयार है। ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हो जाता है ना कि आप मेरे साथ आए तो सेकुलर हैं, अगर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो ये कम्युनल हो गए। तो हमको बड़ा हमारी लड़ाई इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। अब फर्ज करिए हमारा किसी इसमें आप अपना नाम भी ले रहे हैं? नहीं सुनिए भाई, मैं कोई दूध का धुलावा नहीं हूँ, मैं कोई ना मैं दावा भी करता हूँ कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को दुनिया से छुपा के रखा है। नहीं मेरा ए पार्टी से अलायंस हो गया तो वाई पार्टी बोली कि कम्युनल है, ये तो उनसे कर लिया है बातचीत, तो ये तो चलता रहेगा। बट अलायंस किससे होगा देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मालूम हो जाएगा। क्योंकि आप मुस्लिम वोट्स जहां पर आप जाते हैं वहां पर मुस्लिम वोट्स का डिवीजन होता है और उस डिवीजन से आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा आरोप, कि आप बीजेपी की बी टीम है क्योंकि आपने मुस्लिम वोट को यूनाइट ही नहीं होने दिया। नहीं, एक बात सुनिए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये इसमें कोई इस इल्ज़ाम में कोई बुनियादी नहीं है। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनमें पॉलिटिकल उनकी इनकैपेसिटी को, उनकी नाअहली को, उनकी बेवकूफ़ी का इजहार करता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन में जहाँ कहीं मुस्लिम इलाके में जाते थे कहते कि ओवैसी को वोट मत दो वरना शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। आज आप शिवसेना के गोद में बैठे हैं। उद्धव ठाकरे को आपने चीफ लेकिन बिहार का एक एग्जांपल मैं आ रहा हूँ बिहार में हमने सबसे अपील की, राजद के एमपीज को लोकसभा में मैंने जाकर पर्सनली सेंट्रल में से कहा, एक नहीं 2 मरतबा कि सर अलायंस करिए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान ने किशनगंज से लेकर पटना 2 मरतबा गए, राजद के स्टेट लीडर से मिले, मुस्लिम उलेमाओं से मिले कि भाई अलायंस करवा दीजिए। अच्छा अब आइए, क्या आप ये हिंट कर रहे हैं अखिलेश यादव और मायावती जी को? नहीं, मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार में हमने कुशवाहा साहब से अलायंस किया, बीएसपी भी साथ थी उसमें। अच्छा, हम जब लड़े हमारे 5 जीते, 5 एमएलए हमारे कामयाब हुए, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। 9 सीट पर यह कोalition कामयाब हुआ कांग्रेस का, राजद का। 6 सीट पर एनडीए कामयाब हुई और वो 9 और ये 6 जितने हमने वोट लिए उससे डबल मेजॉरिटी से जीते। तो भैया कहाँ का इल्ज़ाम? बिहार में हम एक पार्लियामेंट की 1 सीट लड़ते किशनगंज की, तीसरे नंबर पर आते हैं, 3 लाख वोट अख्तर उल ईमान लेते हैं। बाकी जगह पर आप क्यों नहीं जीत पाए? हम तो नहीं लड़े ना। क्या वजह है, लोग आपको क्यों वोट दे रहे हैं? आपका अहम सवाल है कि वोट क्यों दें। देखिए, ये एक चेंज है मुसलमानों में जो ये पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं। ये तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि मुसलमान को सिर्फ एक मुशायरा दे दो, एक किसी दरगाह के उर्स में फूल का हार चढ़ा दो, इफ्तार की दावत में इसके चले जाओ, रोज़ा वो रहता है, खजूर हम खा लो और ईद के दिन जाकर उससे शीर खुरमा पी लो, बस इतना ही काम है। ये नहीं है जिस तरह हर कास्ट के एस्पिरेशन। तो आपने जिक्र मुसलमान का किया, हिंदू का नहीं किया? नहीं, सुनिए, आपको सिर्फ मुसलमान वोट? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मिनट, जिस तरह हर कास्ट के होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ के भी एस्पिरेशंस है। क्या आप और हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत में 35 साल से कम उम्र लोगों की आबादी 60% की है, 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 11 करोड़ तो नौजवान बच्चे हैं। लेकिन देखिए तो सुनिए, मैं आपका सवाल मुकम्मल कर रहा हूँ, आपका सवाल। और हमारा स्लोगन ये है कि मुसलमान, दलित और जो वंचित समाज है
उनको साथ आना बेहद ज़रूरी है। वो हमने बिहार में किया, मुझे खुशी भी है और किसी हद तक थोड़ा अफसोस भी है कि कुशवाहा साहब हमारे साथ नहीं है। मगर वो जो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ वो बहुत लेकिन देखिए आपने अपने सवाल में ये पूछा था कि मुसलमान क्यों होते, उसका जवाब आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं, इस देश के एवरेज पॉलिटिशियंस जो हैं उसमें काफ़ी ऊपर आते हैं पढ़े लिखाई के लिहाज से। आप एक लीडरशिप, आपका रोल काफ़ी पुराना रहा है और आप मास लीडर हैं, तो खाली मुसलमान तक ही क्यों, पूरा देश आपको क्यों ना करे? मैं उसको आप अपील कर रहे हैं, उसका फोकस कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, वो सही भी है। और मैं जो उसके लिए आप क्या प्लान? नहीं देखिए, औरंगाबाद की सीट के हमसे मुस्लिम वोट से जीते। क्या बिहार के सीमांचल की जो 5 असेंबली सीट थी सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों ने हमको वोट दिया? गलत बात है। एक और सीट है जहां पर मेरा कॉर्पोरेटर राजमोहन तीसरी मर्तबा कॉर्पोरेटर बना है। कि मेरी पार्लियामेंट सेगमेंट में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी कारवान में, वहां पर हमारा यादव भाई जीता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब ओवैसी साहब खड़े हों तो उनको उस चश्मे से ना देखा जाए जिसमें शीशे सिर्फ मुसलमान शब्द के लगे हों? हर चश्मे, हर शीशे से नहीं, आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं चाहिए। आप अपने दिल की आंख से देखिए, मैं कह रहा हूं। आप अपने, तो मुझे एक बात बताइए, ये दिल की आंख बंगाल में क्यों नहीं दिखी? पहला इलेक्शन था, हम सिर्फ 6 सीट पर लड़े। हमको संगठन को मजबूत करना है और यकीनन काम। देखिए, मैं समझता हूं कि कांशीराम जी ने जो बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना, तो हम लड़े हैं, नहीं मिली कामयाबी, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। अच्छा, लेकिन ये अभी खबर आ रही है, शौकत अली साहब के हवाले से ही आ रही है कि जो आप लोग यूपी में करवा रहे हो उसमें वफादारी का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ है, लॉयल्टी कुछ उसमें है कि अगर हम आपको टिकट नहीं देते हैं तो उसके बाद भी आप हमारी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब ये देखिए, ये अगर शौकत साहब कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, इससे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर कम है ना। ट्रस्ट फैक्टर का सवाल नहीं, आप अपना कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं। आप कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ जबान से कह रहे हैं बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि चलो मैं लिख के भी देता हूँ। तो बुरी बात क्या है उसमें? भाई आप जरूरी है? नहीं देखिए, आप एक टीवी चैनल को काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ता है ना। तो ठीक है, ये कमिटमेंट है और लोग खुशी से कर रहे हैं। और देखिए, एंड ऑफ द डे तो ये कोई आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमारी जो बातचीत हुई, क्या वजह है कि कांग्रेस के टारगेट पर आप हमेशा रहते हैं? अभी हाल फिलहाल जो एक स्टेटमेंट आया जो कि थोड़ा सा नर्विंग था हम लोगों के लिए, मीडिया में मसाला हो सकता है लेकिन आज के दौर में ऐसा स्टेटमेंट शायद बहुत शोभनीय नहीं है। आपकी तुलना जिन्ना से कर दी गई, दिग्विजय सिंह साहब ने कर दिया, आपने भी उसका जवाब दिया। कांग्रेस के लिए आप इतने अनटचेबल क्यों हैं? देखिए, आप कांग्रेस से इतने खफा क्यों रहते हैं? ये दिग्विजय सिंह साहब जो है ना, ये माशाल्लाह ऐसे हैं कि जहां कहीं जाते कांग्रेस की नैया को डुबाते हैं। तेलंगाना हमारे मुखालिफत की बात भी आपने बनाया, दिग्विजय जिम्मेदार थे, अब माशाल्लाह वहाँ से टीआरएस 2 इलेक्शन जीत गई। गोवा में थे, रात में होटल में सो रहे थे, नितिन गडकरी ने गवर्नमेंट बना दी। आप लड़ते हैं इलेक्शन एक टेरर एक्यूज के खिलाफ, आप हार जाते हैं। मध्य प्रदेश आपकी सरकार बनती है, सिंधिया बीजेपी में कूद जाते हैं, आप सोते रहते हैं। तो क्या ये सब क्या मुझसे कनेक्शन है? ये सब मुझसे कनेक्शन है? मेरा क्या कनेक्शन है सब बताइए। यही तो इनका एरोगेंस है, ये तो इनका गुरूर है कि इनकी गर्दन इतनी मोटी हो चुकी है कांग्रेसियों की कि नीचे नहीं देख सकते कि उनमें क्या खामी है, मेहनत नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल पार्टीज को एक चांस देने के लिए आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि चलो लेट्स गिव देम अ ट्राई, एक इनको मौका देते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब जनता का अटूट कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती, वो एंजॉय नहीं करती। इसीलिए इन लोगों को हम कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझिए, ये ज़मीनी हकीकत को समझिए। अगर आप ये समझेंगे कि आपके अकेले से आप जीत जाएंगे, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको दिखाई देता है जो सभी को एक साथ लेके चलने के लिए तैयार दिखाई दे? यंग लीडरशिप में हो, ओल्ड लीडरशिप में हो, आप किसको देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा ही आपको अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। हम जब निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में बीए पढ़ते थे, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लोग हमारे दोस्त कंफर्म करेंगे। वहाँ निज़ाम कॉलेज कैंटीन में हम बैठते थे, दिन भर चाय पीते थे, गुलाब जामुन खाते थे
और जब पैसे ज़्यादा बढ़ जाते तो अदा करना पड़ता। तो एक बार हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राव साहब बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको पकड़ लिया सबको आगे, बोले चलो क्लास चलो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उन्होंने कहा कि भारत की जमहूरियत क्या होती है। मुझसे पूछा कि वो तुम बोलो। वो बड़े तेज़ आदमी थे, बोले सर हम सीख नहीं आए। बड़े खुश हुए, बोले हाँ देखो सीख नहीं आया। बोले भारत की जमहूरियत एक स्वयंवरा की तरह है। तो कभी कभी जाके किसी गले में हार पड़ जाता, तो इंतजार करिए अब आप। क्या आपको ऐसा लगता है कभी आपके गले में हार ना पड़ेगी? ना देखिए मेरे से 2024 ना 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 देखिए मुझे अपनी हद मालूम। मेरी लड़ाई पावर में आने की नहीं, मेरी लड़ाई पावर एम्पावर करने की नहीं, लड़ाई। लेकिन अभी तो आपने काशीराम जी का जो प्रिंसिपल दिया उससे इरादे बिल्कुल आपके देखिए अलग लग रहे हैं। देखिए काशीराम एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर है। पॉलिटिक्स में जिस आदमी ने ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर चल चल कर मेहनत की, इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया, उसका तो कोई मिसाल मैं ही अपने नहीं। सवाल को रिफ्रेस करता हूँ। हाँ। ओवैसी साहब, काशीराम जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल आपने नाम लिया, पहला हराने के लिए, पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। उन 3 जो प्रिंसिपल्स का आपने जिक्र किया, उनमें से आप किस स्टेज में है 2024 की अगर मैं बात करूं? नहीं 2024 में हम तो जीतने के स्टेज में हैं। क्यों नहीं जीतेंगे, बराबर जीतेंगे। क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ना 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 ये सब देखिए, ये सब मुझे देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरा ख्वाब अपने लिए पावर हासिल करना नहीं है। मेरा ख्वाब, मेरी कोशिश यही है कि एम्पावर किया जाए, लोगों को लीडर्स बनाए जाए, ज़मीन से लीडर उठाकर बनाए जाए। हर एक को तो मौका अल्लाह नहीं देता ना, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब होगा नाकामी होगा तो अलग बात है, मगर कोशिश करना तो मेरे हाथ में। मगर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ना मेरा कभी ज़िंदगी में कभी मेरा ऑब्जेक्टिव था, ना कभी रहेगा कि मैं खुद के लिए कुछ हासिल करूँ। बहुत कुछ दिया अल्लाह ने मुझे। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ बैठूंगा आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने बैठकर आप मेरा इंटरव्यू करेंगे। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अच्छा, अब मैं आपसे, अब पहुंचने की बात चल रही है, एक अरमान है, एक शरद पवार जी दिखाई दे रहा है कि थर्ड फ्रंट बनाने का अरमान रखते हैं किसी की पहुंच को कम करने के लिए। आप उस पर क्या टिप्पणी देंगे? अरे सर, हमको तो इनको तो हमारे परछाइयों से खौफ है ना। कैसे, ये कैसे कह सकते हैं? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम अगर कोई अनटचेबल पॉलिटिशियन है तो हम माशाल्लाह से वो टॉप 10 में हमारा नंबर शायद तीसरा चौथा आ जाए। नहीं, बट इसके क्या नहीं, अब ये वही जानते हैं, मगर इनको लगता है कि मंजलिस को या ओवैसी को लेने से इनको बड़ी एलर्जी होती है। तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ ना, मेरे को शिकायत है। एक सर डायरेक्ट सवाल है मेरा ओवैसी सर आपसे, ये है कि कोई ऐसा अलायंस बनता है जो बीजेपी को हटाने के लिए बने आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या आप उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं अगर वो आपको आमंत्रित सर करते ये हैं? सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि आपने कम्युनल बात कर दी। अगर कोई कम्युनिटी कंसिस्टेंटली बीजेपी को अपोज कर रही है जनसंघ के ज़माने से, और कोई कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस अपोजिशन की वजह से, चाहे वो राइट्स में हो या स्ट्रक्चरल जो एम्पावरमेंट डिसएम्पावरमेंट करने के लिए काम किया गया, तो यही कम्युनिटी का हुआ है, दलित और मुसलमान का, आदिवासियों का। तो अब ये तो इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए ना, मुझसे सवाल करने से जवाब क्या हासिल देखिए होगा? ओवैसी जी, मेरे मन में एक बड़ा नेचुरल सा सवाल आ रहा है। आपने इतनी बार दलित का जिक्र किया, इतनी बार काशीराम जी का जिक्र किया, मैं हर बार करता हूं, अम्बेडकर का, ठीक है, बाबा साहेब का, कांशीराम का, ये तो मैं हालांकि मेरा और आपका ये तीसरा इंटरेक्शन है, लेकिन हमारा पहली बार इतनी बार आप मेरे स्पीचेस सुने, मेरे इंटरव्यूज देखे, ये मैं यूपी के इलेक्शन को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं ऑनेस्टली मेरा मानना ये है। नहीं, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, अलायंस होता नहीं होता अलग बात है। पूछ रहा हूँ कि क्या आप बीएसपी की तरफ देख रहे हैं? देखिए, काशीराम को आप सिर्फ बीएसपी से क्यों जोड़ना चाहते? यकीनन उन्हीं की वजह से बीएसपी को उन्होंने फाउंड किया, बीएसपी के लिए मेहनत की, मगर एक पॉलिटिकल आइकॉन है काशीराम, और हम जैसे छोटे पॉलिटिशियन के लिए कि कैसे उन्होंने मेहनत की उस ज़माने में, ना जब सेल फोन था, ना कोई इंटरनेट था, कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे लोगों को खरीद किया, ये गैर मामूली कुर्बानी है उनकी। वो राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? आप जाएंगे अगर बन गया तो? भाई मेरी मस्जिद वहाँ पर थी, आपने उसको तोड़ दिया 6 दिसंबर को। जहाँ पर 400 साल मेरी मस्जिद थी, आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो एग्रीगेस एक्ट था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हम क्या कह सकते हैं? अगर मस्जिद नहीं तोड़ी जाती, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था बताइए, क्या था मुझे बताइए। अगर मस्जिद नहीं टूटी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या आता था?
उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। नहीं किया है ना, ये तो मेरे लिए फेट अकम्पली हो गया। और मस्जिद को बचाने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को दी थी, उन्होंने रिक कर दिया था। आप सोचिए कि ये तो हमारे लिए ऐसा जख्म है जो हम लोग जिंदगी भर, बल्कि हमारी नस्लों में भी जख्म रहेगा ये, कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बचाया जाएगा और आपने तोड़ दिया, और जिन्होंने तोड़ा वही सत्ता में आ गए, वही बना रहे हैं, उनको ही दे दिया आपने बनाने के लिए। तो ये तो हमारे सेकुलरिज्म से, हमारे रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को तो उजागर नहीं करता। टॉप 3 इश्यूज में क्या ये इशू होगा आपका? देखिए, कोई टॉप 3 इशू नहीं होता पॉलिटिशियन के लिए। पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि प्रेजेंट रूलिंग पार्टी के मिस गवर्नेंस को, उनकी गलतियों को, उनके खामियों को जनता के सामने रखा जाए और जनता से कहा जाए कि देखिए ये विकल्प है, ये आपने उनको मौका दिया था 5 साल, उनके करीब 300 एमएलए आपने कामयाब किए थे, अब आपके सामने ये विकल्प है। क्या आप वही चाहेंगे कि किसानों से इंसाफ ना मिले? अभी भी किसान वेस्टर्न यूपी में खड़ा है प्रोटेस्ट करते हुए। क्या कर रही है सरकार? ये आए दिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है, कोविड में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, ये सब मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा आपने रेज किया, लेकिन जो किसानों ने लाल किले पर किया, क्या आप उस पर क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं क्या गलत हुआ? वो जिसने किसी में क्या, उनको पकड़ा गया है, उन पर केस चल रहा है, मगर क्या सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करती? उनका क्या मुद्दा था? देश के प्रधानमंत्री इसको अपना एक ईगो का इशू क्यों बना चुके हैं किसानों के मसले को? और आपने जो लॉ पास किया वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है वो। क्यों बनाया कानून आपने? आपको बनाने की क्या जरूरत है बताइए? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आपने किया है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था उसमें। देश के प्रधानमंत्री ना किसान के गरीब का दर्द समझ सके हैं, ना देश के प्रधानमंत्री कोविड में 4 लाख लोग जो मरे हैं उनका देश का दर्द समझ पाए हैं। वो समझ रहे हैं कि सब नॉर्मल हो चुका है, नहीं नॉर्मल हुआ है। कैसे बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री को कंग्रेचुलेट किया जाए, कोविड उन्हें वैक्सीन दिया है। वो जो 1500 डॉक्टर मर चुके हैं उनका क्या होगा? वो जो 1200 टीचर्स मरे यूपी में उनका क्या होगा? कहाँ नॉर्मल हुआ है? कैसे किसी को मुबारकबाद दे सकते हैं? तो आपकी नाकामी है। इससे अलग हट के एक सवाल जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है और आप भी अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर को लेकर जो वाद विवाद चल रहा है, उसमें जो आपने कहा है वो क्यों ऐसा लगता है कि वो ट्विटर का फेवर कर रहा है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं मुझे गलत इसलिए है, गलत इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है और भारत की सरकार उन फंडामेंटल राइट्स को कभी छीन नहीं सकती, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पीछे पार्लियामेंट है, राज्यसभा में जब कपिल सिब्बल ने इसी तरह के रूल्स, माने थोड़े नरम और उससे कम थे, तो लेट अरुण जेटली ने खड़े होकर उसका अपोज किया था और आज आप वो कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको रूल्स की ज़रूरत है, भाई आप रूल्स कैसे बना रहे हैं? पेरेंट एक्ट के खिलाफ तो रूल्स नहीं बना सकते ना। आप एक्ट के को सामने रखकर ही आपको रूल्स आप रूल्स बना रहे हैं एक्ट के खिलाफ। और अगर आपको करना ही था तो पार्लियामेंट बिल लेकर आते, आप एक्ट को अमेंड करते। मैं आपसे एक चीज समझ, नहीं, आखिरी बात देखिए, आपने बहुत बड़ा, एक बात, आखिरी बात। हाँ, अगर सरकार ये कह रही है कि हमको कंट्रोल करना है फेक न्यूज का, तो जब टूल किट का केस हुआ तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया ट्विटर के पास। क्यों भिजाया आपने? जबकि ट्विटर ने कहा कि बीजेपी का ट्वीट मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया। यही हम कह रहे हैं। कुछ चेन ऑफ क्वेश्चन है। सरकार ये चाह रही है कि रूल्स के नाम पर सेंसरशिप किया जाए। और सबसे अहम बात मैं आपको आपके प्रोग्राम देखने वालों को कह रहा हूं कि ट्विटर पर जो कोई जाता है, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सरकार ये कह रही है कि तुम सस्पेक्ट हो हमारी नजर में। बुजुर्ग हैं, मुस्लिम समुदाय के, उनकी दाढ़ी काटने की बात हुई, उनके ऊपर हंगामा किया गया, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी उस पर। आपको लगता है वो अफवाह फैलाना सही था बगैर उसके फैक्ट्स जाने? एक बात सुनिए, ये बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, बाद में कहा गया कि नहीं वो तावीज़ बेचते थे। उनके बेटे का ऑफिशियल वर्जन है कि हमारा आबाई पेशा बढ़ई का है, कारपेंट्री का है। उसमें एक आदिल नामी लड़के को पकड़ा गया, उसका भाई कह रहा है कि वो तो बचाने गया था इनको। तीसरी अहम बात, आपने 5 लोगों पर, मुसलमानों पर, सिर्फ 5 मुसलमानों केस बुक किए जिसमें 2 जर्नलिस्ट हैं।
भाई देश के दिल्ली के 3 बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, नहीं उसमें तो नहीं सुनिए, कुछ हिंदुओं को भी पता है, नहीं सुनिए, नहीं, ये जो जिन पर केस बुक हुआ फॉल्स न्यूज़ का, देश अच्छा, के false news, हाँ हाँ। 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल, एक डिजिटल प्रिंट चैनल, इन तमाम ने वही न्यूज़ छापी। आप उन पर केस नहीं बुक करते फॉल्स फेक न्यूज़ का। आप राना अयूब पर केस बुक कर रहे थे, सबा नकवी पर केस बुक कर रहे थे। ये क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उसको भी एक अलग लेंस से देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने फेक न्यूज़ किया है, जो वो तो जर्नलिस्ट हैं भाई। अगर आप कोई न्यूज़ कैरी करते हैं, आप तो न्यूज़ कैरी करेंगे ना, ये वाकया हुआ, आप दोनों साइड की स्टोरी देते हैं। मगर सरकार ये कर रही है कि सिर्फ उन पर केस बुक कर जो मुसलमान हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप? ठीक है, अब मेरे लास्ट के अच्छा, दो आप सवाल ये है कि आसिफ को मारा गया हरियाणा में, महापंचायत होती है, और जो शख्स उठकर कहता है कि हम मुसलमानों को मारेंगे, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है हरियाणा का। आप उस पर केस नहीं बुक करते। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आपका व्यू पॉइंट हर कोई सुनना चाहता है कुछ मेजर इश्यूज पर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि अगर आप तालिबान से बात कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते हैं। गुपकर कमेटी की बैठक के बाद उनका ये, क्या आपको लगता है ऐसी कंडीशन है कि हम पाकिस्तान से बात करें? देखिए, जहाँ तक सवाल गुपकार का है, क्या क्या नहीं कहा था देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहा था ना, ये पाकिस्तान से ऑर्डर लेते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। क्यों कहा था? जब उनको आपने इस तरह से उनको इनके ताल्लुक से इस तरह की बातें की, आप उनको ही बुलाकर बात कर रहे हैं। कौन बुला रहा है? देश का प्रधानमंत्री बुला रहा है। लेकिन अगर नहीं बुलाते तो आप बोलते हैं कि ना सुनिए सबको पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप बुला रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं। गुपकार के लोग हैं ना वो। अब पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। अमेरिका में यूएई के जो एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत बैक चैनल से करवाई और इसीलिए वहाँ पर बॉर्डर पर वहाँ पर सीज फायर हो गया। हमने भी उसको एक्सेप्ट किया। यूएई का एम्बेसडर कहता है, अमेरिका का ऑन रिकॉर्ड कहता है कि हमने बातचीत करवाई इंडिया पाकिस्तान की। क्या हो रहा है बताइए फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से डबल स्टैंडर्ड्स हैं? आप ही तो कर रहे हैं ना बातचीत, मैं नहीं कर रहा हूं ना। सत्ता में तो आप हैं। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बातचीत? अरे आप पूछ लीजिए मोदी जी से, 6.5 साल में उन्होंने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताइए आप। ये सवाल आपका बिल्कुल बुनियादी, और देश जानना चाहता है कि आपकी पाकिस्तान पर क्या पॉलिसी है, आपकी चाइना पर क्या पॉलिसी है। आप बताइए, 1 साल हो गया हमारे बहादुर सिपाहियों को मरकर, क्या हमने वो उन चीजों को, उन जमीन को हासिल किया जहां पर हमारी फौज जाती थी? गोगरा में, डेप्सांग में, कहां हम जा ही नहीं पा रहे? गोगरा, डेप्सांग में, डेम चौक में क्या पॉलिसी है इनकी, बताइए। चीन के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते आप? अरे कुछ पॉलिसी नहीं है क्या? हम अप्रैल 2020 से पहले जो हम जो टेरिटरी में इंडिया की सिपाही जाती, हम जा सकते? नहीं जा सकते। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास स्ट्रेटेजी है? नहीं बता सकते। और एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि इस हरकत से, गलत फैसलों की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर हम कुछ करने जाएंगे तो चीन का देखना पड़ेगा हमको। आपने सरहद की हिफाजत के लिए अमेरिका से ड्रोन लेते हैं, हमारे पास ही नहीं है। ये तो हालात हैं इस सरकार के अंदर। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रश्नकाल में बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए।